नमः संस्कृताय। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जो भी मित्र हमारे बिहार बीपीएससी 3.0 एस्टेट या आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि फ्रेंड्स जब भी हम किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं और हमारे सामने आ जाए कि पहले पेपर ऐसे आया था, तो उससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि अब हमें इस तरीके से तैयारी करनी है, इन टॉपिकों को अधिक अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए फ्रेंड्स, तरक्की इतनी करो कि सांस चले या ना चले, लेकिन नाम हमारा चले। तो अब वह समय आ चुका है। जो भी ये कहते हैं कि बस पेपर दे कर के आओगे, कहीं नंबर आएगा या नहीं, तो उनको जवाब देने का समय आ गया है। बीपीएससी 3.0 की जो परीक्षा है वो आपको पता ही है कि जून में परीक्षा होगी, 20 या 21 जून की। ये आपकी आ चुकी है, फाइनल डेट नहीं आई है, लेकिन ये संभावना है कि आपकी जो परीक्षा 20 या 21 जून के समथिंग करा ली जाएगी। तो बस आप लोग तैयारी कीजिए। और आज की क्लास आपकी है तृतीय। इससे पहले के 2 पेपर करा दिए हैं, तो बिहार में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो भी मित्र हमारे 3.0 की तैयारी कर रहे हैं और जो भी समय आपका मिला है, जो भी बच रहा है, यानी कि 20 से 25 दिन की तैयारी आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए जितना हो PYQs हल कीजिए, रिवीजन करो। और हाँ मित्रों, एक आप लोग गलती करते हैं। वो गलती क्या करते हैं कि जो भी कुछ नया कंटेंट मिलता है उसे उठा लेते हैं। तो आपको नया कंटेंट बिल्कुल नहीं उठाना है। जो भी आपके नोट्स हैं, जो भी आपकी बुक्स हैं, जो भी आपके PYQs हैं, बस उन पर फोकस कीजिए। आपका बिहार में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं तृतीय मॉडल पेपर। जैसा कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आपका बिहार का है। ठीक है, और ये परीक्षा हुई थी आपकी 14/9/2023 को हुई थी। इससे पहले ये 9 तारीख की पेपर हुआ था, वो मैंने करा दिया है। 9 तारीख 9वां महीना था, 2020 को ये परीक्षा हुई थी। तो ये पेपर हो गया है, आप लोग डिस्क्रिप्शन से जाके देख लेना। और इसके बाद में एक परीक्षा हुई थी 11 तारीख को, 9वां महीना 2023 को। ठीक है, ये दोनों ही पेपर करा दिए हैं। आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन से जा कर के देख लेना। आज का जो है पेपर आपका ये 14 तारीख वाला है। ठीक है, उच्च माध्यमिक वर्ग 11 से 12 की परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये मत सोचना कि ये बिहार के लिए ही महत्वपूर्ण है। देखिए, संस्कृत की आप किसी भी परीक्षा की प्रिपरेशन कर रही हो, तो क्या ये बताइए, सुप प्रत्याहार MP में नहीं आते? क्या यूपी की परीक्षा में नहीं आते? यूपी टेट में, सुपर टेट में नहीं आते? TGT PGT में नहीं आते? ये सभी में आते हैं। इसलिए ऑल संस्कृत के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये आपकी क्लास है। तो इसमें पहला प्रश्न है और आप लोग बताएंगे। और मित्रों, जितना हो अपने सभी संस्कृत के मित्रों को अवश्य शेयर किया करें, क्योंकि ये बात संस्कृत की है। तो पहला क्वेश्चन है, सुप प्रत्ययों की संख्या कितनी है? देखिए, सुप बात आ जाए तो सुप प्रत्ययों की संख्या आपकी 21। कितनी होती है? 21 सुप प्रत्ययों की संख्या होती है। प्रत्येक तद्धति प्रत्यय है, तंदति वो आपके 18 होते हैं, है ना। तो ये सुप पूछा है, तो ये आपके 21 है, इसलिए इसका आंसर सही है सी। नेक्स्ट है, AI का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपको उच्चारण स्थान पता होगा तो बता देंगे। AI, तो ये आपका कंठ तालु है। क्या है? कंठ तालु है। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, अब की बार बिहार में होगा सिलेक्शन पक्का। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ट। अब देखिए, ट वर्ग का उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो जब हम ट बोलेंगे तो हमारी जिह्वा थोड़ी सी मुड़ जाएगी, है ना, ऊपर मुड़ जाती है ट। तो जब मुड़ेगी तो वहाँ पर होगा मूर्धा। क्या होगा? मूर्धा। तीसरे का सी ऑप्शन आपका राइट है। यड़ संधि का विधायक सूत्र। देखो, यड़ संधि का आपको संधियों के सूत्र याद करने हैं। तो यड़ संधि का जो विधायक सूत्र है वो है आपका इको यड़ जी। अब तो ये यड़ का पूछा है। अगर आपसे पूछ ले दीर्घ संधि का, तो दीर्घ संधि का क्या होगा? अकह शवर्णे दीर्घः। अगर पूछ ले आपका वृद्धि संधि का, तो वृद्धि रेचि। तो आपको संधियों के सूत्र भी याद करने हैं, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है, क्योंकि यड़ संधि का सूत्र इको यड़ची है। किस वर्ड की गुण संज्ञा नहीं होती है?
देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। इसमें पूछा है किस वर्ड की गुण संज्ञा नहीं होती है। अब नहीं होने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि होती किसकी है। तो देखिए इसकी होती है, अ की, ए की भी होती है, ओ की भी होती है, लेकिन औ की नहीं होती है। औ की जो गुण संज्ञा होगी वो वृद्धि के लिए होती है। हमसे पूछा है नहीं, तो आंसर आपका डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि संधि का उदाहरण कौन है। तो वृद्धि संधि आपने पढ़ी होगी, वृद्धि रेचि इसका सूत्र है। तो छठवें का सही है गंगौघ। क्या है? गंगौघ इसका सही उदाहरण है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक धन ईस। वाक धन ईस अगर मिल जाए तो इसका संधि क्या बनेगा। तो इसका बन जाएगा वागीश। क्या बनेगा? बी ऑप्शन, वागीश सही है। नेक्स्ट है महाभारत के लेखक का नाम बताइए। महाभारत का लेखक, तो महाभारत के लेखक कौन हैं? वेद व्यास जी महाभारत के लेखक हैं। कौन है? वेद व्यास जी हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है आपका 9वां, महाभारत का विभाजन कितने पर्वों में हुआ है। तो सबको पता है, टाइम न गंवाते हुए 18 में हुआ है। सी ऑप्शन राइट है। कितने पर्व है महाभारत में? 18। महाभारत का युद्ध कहाँ पर हुआ था? हस्तिनापुर में, कुरुक्षेत्र में, अयोध्या में या कुसुमपुर में। तो मित्रों महाभारत का जब युद्ध चला था तो वो स्थान था आपका कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध चला था। बी ऑप्शन आपका राइट है। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। महाभारत का मूल रूप किस नाम से प्रसिद्ध है? मूल रूप, तो ये है आपका जय के नाम से। इसका पहले जय नाम पड़ा, इसके बाद में ये हुआ आपका महाभारत। ठीक है, तो इसमें पूछा है महाभारत का मूल रूप किस नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध है। तो सी ऑप्शन, जय के नाम से। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से संग्रहित है? श्रीमद् भगवत गीता, तो श्रीमद् भगवत गीता आ जाए तो भीष्म पर्व से ली गई है। कहाँ से? भीष्म पर्व से। सी ऑप्शन भैया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है। तो 18 पर्व है, आपको 18 पर्व के नाम याद रखने हैं। इसमें बड़ा पर्व पूछ लिया है तो छोटा भी पूछ सकते हैं, है ना। तो बड़ा पर्व कौन सा है? शांति पर्व जो है वो सबसे बड़ा पर्व है। कौन सा है? बी ऑप्शन आपका सही है, 13 मई का, यानी कि शांति पर्व। कमेंट में बताना कि सबसे छोटा पर्व महाभारत का कौन सा है, प्लीज़ कमेंट में अवश्य लिखें। अगला है महाभारत के किस पर्व में शकुंतला का आख्यान उपनिबद्ध है। ऐसा कौन सा पर्व है जिसमें शकुंतला का आख्यान उपनिबद्ध है? आदि पर्व में, वन पर्व में, अनुशासन पर्व में, शल्य पर्व में। तो ये है आपका आदि पर्व, और यह अभिज्ञान शाकुंतलम आदि पर्व से ली गई है। शकुंतला जी का जो वर्णन है वो अभिज्ञान शाकुंतलम में है, और शकुंतला जो अभिज्ञान शाकुंतलम है वो आदि पर्व से है, इसलिए इसका ए ऑप्शन भैया बिल्कुल सही है। मेघदूत क्या है? तो ये तो पता ही है, मेघदूत जो है गीति काव्य है। क्या है? गीति काव्य है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास ने कितने नाटकों की रचना की है। जो कालिदास ने जो नाटकों की रचना की है वो 3 नाटक हैं। कितने हैं? 3 नाटक हैं। कौन कौन से हैं? कमेंट में अवश्य लिखें तीनों नाटकों के नाम। और देखिए आप लोग जब लिखेंगे ना तो लिखा हुआ कभी हम भूलते नहीं हैं। तो ये 3 नाटक कालिदास जी के हैं, ये कौन कौन से हैं ये जरूर बताएं। अगला है काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या, रिक्त स्थान के लिए उचित पद चुनें। तो इसमें सही क्या आएगा खाली जगह में? तो इसमें आएगा काव्येषु नाटकम रम्य तत्र रम्या शकुंतला। काव्यों में नाटक और रम्यों में जो है आपकी कौन है? शकुंतला जो है। काव्यों में सबसे ज़्यादा जो है नाटक जो है सबसे ज़्यादा है, और रम्यों में आपकी शकुंतला सबसे ज़्यादा सुंदर हैं, तो वो आपकी शकुंतला। बी ऑप्शन आपका 17 मई का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है शिशुपाल वध की कथा महाभारत के किस पर्व से ली गई है। शिशुपाल की बात आ जाए तो स से शिशुपाल और स से सभा पर्व से। किससे? सभा पर्व से ली गई है, 18 मई का, डी ऑप्शन। देखिए जिन मित्रों को याद नहीं होता है तो वो थोड़ा सा एक ट्रिक के माध्यम से याद किया करें। जैसे अभी ये शिशुपाल वध कहाँ से लिया गया? महाभारत के। अब महाभारत के किस पर्व से अभी शिशुपाल वध की बात आ रही है, तो सभा पर्व है। ऐसे अपना थोड़ा सा एक ट्रिक के रूप में, कहानी के रूप में किसी ऐसे जोड़ लिया करो जिससे भूले नहीं। अगला है रघुवंश महाकाव्य के मंगलाचरण में कालिदास ने किसकी वंदना की है। अब बात मंगलाचरण की आ गई है तो भैया देखो मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, नमस्कारात्मक,
आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक, है ना, 3 होते हैं। अब इसमें पूछिए कि रघुवंश महाकाव्यम जो है तो कालिदास ने किसकी वंदना की है? शिव की, शिव पार्वती की, गौरी की या सीता राम की? तो ये की है शिव पार्वती की। किसकी की है? शिव पार्वती की है, बी ऑप्शन। गीत गोविंद किस कवि की रचना है? जब बात गीत गोविंद की आ जाए तो ये जयदेव की है। किसकी है? जयदेव की है, डी ऑप्शन। कालिदास किस भाषा शैली के लिए विख्यात हैं? तो ये कालिदास जो हैं वो आपकी वैदर्भी रीति के लिए हैं। किसके लिए? वैदर्भी रीति के लिए हैं। मुझे याद कैसे होगा? जब तक आप लोग इसकी डिटेल नहीं पढ़ोगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। तो कालिदास की डिटेल को आप लोग अवश्य पढ़ें, और आपको मित्रों इसके सारा कंटेंट जो है आदर्श कैरियर क्लासेज पर मिल जाएगा। आप लोग एक बार वीडियो को वॉच करें तो आपको मिल जाएगा। डाल देना कि कालिदास का संपूर्ण जीवन परिचय आदर्श कैरियर क्लासेज, आपका निकल के आ जाएगा। तो ये भाषा शैली जो है वैदर्भी रीति में है ना कालिदास की। महाकाल का मंदिर कहाँ है? तो महाकाल की बात आ जाए तो ये कहाँ पर है? उज्जैनी में महाकाल का मंदिर है, बी ऑप्शन। रघुवंश के वंशानुक्रम का अनुसरण कालिदास ने किस ग्रंथ के आधार पर किया है? तो रघुवंश का जो किया है वो आपके पद्य पुराण के आधार पर किया है। किसके आधार पर? पद्य पुराण के आधार पर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। देख लीजिए 23 में का ए, ये रहा 23 में का ए बिल्कुल सही है। और देखो ये गुरुजी की बुक है, काफ़ी अच्छी है। इसमें देखिए क्वेश्चन दिए गए हैं और देन इसके बाद में आपको आंसर भी मिलेंगे। तो बहुत अच्छी बुक है ये आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए। तो इसका आंसर क्या है 23 में का? ए ऑप्शन। राजा दिलीप की पत्नी का क्या नाम था? तो ये तो पता ही होगा, राजा दिलीप की बात आ गई है। तो राजा दिलीप की जो पत्नी थी उनका नाम था आपका सुदक्षिणा। क्या नाम था? सुदक्षिणा था, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका 25वां है। श्रुतेरिवार्थ स्मृतिरन्वगच्छत, यह पद्यांश किस काव्य से लिया गया है? तो ये लिया गया है रघुवंश महाकाव्य से। किससे लिया गया है? रघुवंश महाकाव्य से लिया गया है। इसका सी ऑप्शन राइट है। मेघदूतम कालिदास की है, ठीक है। रघुवंश महाकाव्यम कालिदास का है। रामायण आपका वाल्मीकि जी का है। तो कुमार संभव किसका है? कमेंट में बताना, कुमार संभव। महाराजा दिलीप और उनकी पत्नी किस गऊ की सेवा करती हैं? तो जो गऊ का नाम था वो गऊ का नाम था आपका नंदिनी। नंदिनी की सेवा करती हैं, डी ऑप्शन। लगातार अर्थ द्योतित होने पर कालवाची और मार्गवाची शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है? तो बात विभक्ति की जब आ जाए और वो भी आपकी कालवाची और मार्गवाची, तो वो मित्रों आपकी द्वितीय विभक्ति में प्रयोग होती है। किस में होती है? द्वितीया में होती है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है स्पृहेरीप्सितः सूत्र से स्पृहयति क्रिया के योग में इच्छित वस्तु में कौन सी विभक्ति होती है? तो ये होगी आपकी चतुर्थी। ये आ जाए स्पृहयति, तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, सी ऑप्शन। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में कौन सी है? तो नमः स्वस्ति स्वधा के योग में चतुर्थी विभक्ति है। विभक्तियों के सूत्र आपको अच्छे से पढ़ने हैं जिससे आप लोगों को आंसर देने में दिक्कत ना हो। 30वां है नियमपूर्वक विद्या ग्रहण करने के अर्थ में उपदेशक में कौन सी विभक्ति है? जहाँ नियमपूर्वक की बात आ जाए तो वो आपकी पंचमी विभक्ति है। कौन सी है? पंचमी विभक्ति। 30 में का सही ऑप्शन है सी, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, आप लोग डाउट को भी क्लियर कर सकते हैं। 30 में का ये रहा, सी ऑप्शन राइट है। कौन सा है? सी बिल्कुल सही है, पंचमी। नेक्स्ट है यतश्च निर्धारणम सूत्र में कौन सी विभक्ति होती है? तो यतश्च निर्धारणम में जो विभक्ति होगी वो आपकी सप्तमी है। कौन सी है? सप्तमी, सी ऑप्शन। कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो देखिए वाच्य 3 होते हैं, कर्म, कर्त और भाव। अब कर्तवाच्य की बात चल रही है तो कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी होती है? कर्ता की होती है मित्रों, बी ऑप्शन। अगला है कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? कर्मवाच्य के कर्ता में, तो 33 में का है सी ऑप्शन। सी बिल्कुल सही है। कर्मवाच्य में कर्ता के योग में जो विभक्ति होगी वो आपकी तृतीया होगी, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका 34वां प्रश्न है लक्ष्मी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो लक्ष्मी की उत्पत्ति जो हुई है वो आपकी क्षीर सागर से है। कहाँ से है? क्षीर सागर, ए ऑप्शन। सुकनाशोपदेश का कलावैष्टि किस शैली पर आधारित है?
तो शुकनाशोपदेश किसने लिखा है? बाणभट्ट की है। अब बाणभट्ट की जो शैली है वो कौन सी है? तो 35 में का है। वैदर्भी है, गौड़ी रीति है या पांचाली है? तो इनमें से सभी 35 में का आपका डी ऑप्शन राइट है, क्योंकि वैदर्भी रीति का भी प्रयोग है, गौड़ी का भी है, पांचाली रीति का भी है। क्योंकि इसमें पूछा है शुकनाशोपदेश का जो कालावैष्टिक है ना, क्वेश्चन को सही से पढ़ लेंगे। देखिए 35 में का यहाँ पर देख लीजिए उत्तरमाला में 35 का ये रहा, 35 का डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, मैं साथ ही साथ में आपके जो भी कन्फ्यूजन है वो भी दूर कर देती हूँ। तो 35 में का इनमें से सभी रीतियाँ इसमें प्रयोग है। नेक्स्ट है न परिचयम रक्षति न विजन मिच्छते न रूप लोक्यते। इन पंक्तियों में किसका वर्णन किया गया है? तो जिसका कोई परिचय भी नहीं है, जिसको कोई जानता भी नहीं है, जिसका कोई लोक भी नहीं है, मतलब रूप लोक आलोक भी नहीं है, वो क्या है? वो लक्ष्मी है। लक्ष्मी जो है न परिचयम रक्षति, वो अपना परिचय नहीं देती है। लक्ष्मी का कोई भी ऐसा रूप आलोक नहीं होता है, जिसके पास में आ जाए उसे घमंड हो जाता है, जिसके पास में नहीं हो वो रोने लग जाता है। तो इन पंक्तियों का जो अभिप्राय है वो लक्ष्मी से किया गया है। इसलिए फ्रेंड्स इसका बी ऑप्शन 36 में का बिल्कुल सही है। दोषों को गुणों में परिवर्तन करने की क्षमता किसमें है? दोषों के गुणों को जो परिवर्तन कर दे वो क्षमता है आपकी गुरुवचन में, गुरुजी की वाणी में। शुकनाश कौन थे? तो शुकनाश एक मंत्री थे, है ना। शुकनाश कौन थे? 38 में का सही ऑप्शन है महामंत्री, है ना। शुकनाश की बात आ जाए तो ये एक महामंत्री थे। अगला है कुलीन, धैर्यशील और उद्यमी पुरुष को भी कौन दुर्जन बना देती है? तो कुलीन हो, धैर्यशील हो, उद्यमी व्यक्ति हो तो उसे कौन दुर्जन बनाएगी? सीधी सी बात है, लक्ष्मी बनाएगी। लक्ष्मी का अगर किसी को घमंड हो जाए तो वो कुछ भी बन सकता है, इसलिए लक्ष्मी का घमंड नहीं होना चाहिए। तो वही ज़िंदगी है, जिसे लक्ष्मी का घमंड हो गया तो वो क्या है? दुर्जन बना देती है लक्ष्मी। बाणभट्ट के पुत्र कौन थे? तो बाणभट्ट के पुत्र आपके भूषण भट्ट थे, है ना। 40 में का बी ऑप्शन सही है। अगला है किस काव्य में मंगलाचरण के लिए श्रीमद् भागवत की 2 सूक्तियों को उद्धृत किया गया है? किस मंगलाचरण में श्रीमद् भागवत की 2 सूक्तियाँ आई हैं? तो ये आई हैं आपकी शिवराज विजय में। और शिवराज विजय किसने लिखा है? पंडित अंबिका दत्त व्यास ने। तो इसमें जो है श्रीमद् भागवत की 2 सूक्तियों का वर्णन किया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42वां है, शिवराज विजय के मंगलाचरण में किसका स्मरण किया गया है? शिवराज विजय के में तो ये किया गया है आपका ब्रह्मा और माया का। किसका? ब्रह्मा और माया का किया गया है, ए ऑप्शन। योगीराज ने किस राजा के शासनकाल में समाधि लगाई थी? तो जब समाधि किया जाए कि योगीराज ने किस राजा के शासनकाल में समाधि लगाई थी, तो ये लगाई थी आपकी विक्रमादित्य के समय में। किसके में? विक्रमादित्य के समय में योगीराज ने समाधि लगाई थी। 43 में का सी ऑप्शन भैया बिल्कुल सही है। 44वां है, शिवराज विजय के किस निश्वास में योग समाधि की व्यवहारिक प्रक्रियाओं का वर्णन है? तो ये वर्णन है आपके प्रथम में। किस में है? प्रथम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारतवर्ष पर आक्रमण का वर्णन किस काव्य में प्राप्त है? तो महमूद गजनवी का जो वर्णन है वो आपके शिवराज विजय में है, पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखी गई है, बी ऑप्शन। देखिए मित्रों, अगर आप किसी भी परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके सिलेबस को आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फ्रेंड्स आपको आंसर देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इतने अच्छे प्रश्न आए हैं, अगर आपने पढ़े होंगे तो आराम से आपने जो है इसके आंसर भी दे रहे होंगे। 46वां है, कन्या का अपहरण करने वाले यवन को किसने मार डाला? तो कन्या थी, उसका अपहरण किया था, तो उस यवन को मारने वाले का नाम क्या था? तो वो था गौर सिंह। कौन था? गौर सिंह था, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, महर्षि कर्व के आश्रम का विस्तार किस नदी के किनारे था? महर्षि कर्व की बात चल रही है, तो 47 का है बी, मालिनी। ठीक है, क्या है? मालिनी है। 47 में का बी ऑप्शन राइट है। दुष्यंत कहाँ के राजा थे? हस्तिनापुर के थे, कुरुक्षेत्र के थे, या सौराष्ट्र के थे, या उज्जैनी के थे? तो ये भैया हस्तिनापुर के राजा थे दुष्यंत जी, ए ऑप्शन। अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में दुष्यंत और शकुंतला के विवाह का वर्णन
किया गया है। तो ये तृतीय अंक कितना अच्छा है, सब कुछ इसी में है ज़्यादातर है। तो विज्ञान शाकुंतलम का जो अंक है तृतीय, इसमें ही दुष्यंत और शकुंतला के विवाह की बातें कही गई हैं। तो मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर सी होगा आपका पक्का। नेक्स्ट है 50वां प्रश्न है, शकुंतला और दुष्यंत ने कैसा विवाह किया था? ये तो मालूम है, गांधर्व विधि के द्वारा किया गया था, गांधर्व विवाह किया गया था। तो 50 में का फ्रेंड्स आपका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है कालिदासस्य सर्वस्वम रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त पद है, यानी कि कालिदास जो हैं मतलब प्रसिद्ध हैं किसके लिए? सर्वस्वम। 51 का क्या होगा? अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला है शकुंतला कैसी नायिका है? धीरा है, प्रगल्भा है, मुग्धा है या प्रौढ़ा है? तो आपको नायिका पढ़नी है। नायिका 3 प्रकार की होती हैं। तो शकुंतला तीनों में से कौन सी नायिका है ये आपको बताना है। तो 52 का है मुग्धा है ये शकुंतला नायिका, सी ऑप्शन। दुष्यंत किस प्रकार के नायक हैं? देखिए भैया 4 प्रकार के नायक होते हैं। अब दुष्यंत की बात चल रही है तो 53 का है बी ऑप्शन, धीरोदात्त। धीरोदात्त जो है वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है बी। स्वप्नवासवदत्तम की नायिका कौन है? तो स्वप्नवासवदत्तम की नायिका कौन है? वासवदत्ता। वासवदत्ता जो है स्वप्नवासवदत्तम की नायिका है। राजा उदयन के विदूषक का नाम क्या है? राजा उदयन के विदूषक का नाम आपको बताना है। तो ये है आपके वसंतक, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है महाराज दर्शक किस देश के राजा थे? महाराज दर्शक, तो दर्शक जो थे वो आपके मगध देश के राजा थे। कहाँ के थे? मगध के थे मित्रों। आपका 56वें का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है प्रद्योषो बहुमानो वा संकल्प दो जायते, यह किसकी उक्ति है? ये किसके बारे में कहा गया है? तो ये आपकी योगंधरायण, किसकी है? योगंधरायण। 57 का सी ऑप्शन राइट है। 58वां है स्वप्नवासवदत्तम के नांदी श्लोक में किस अलंकार का प्रयोग है? तो नांदी श्लोक में जो आपका अलंकार का प्रयोग किया गया है वो मित्रों किया गया आपके मुद्रा। किसका? मुद्रा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 58 का सी। अगला है आपका 59, 59वां है तपस्वियों की उत्सारणा का वर्णन स्वप्नवासवदत्तम के किस अंक में वर्णित है? तो किस अंक में वर्णित है? ये प्रथम में ही है। किसमें है? प्रथम में। योगंधरायण ने पद्मावती के पास धरोहर के रूप में किसको रखा था? भैया योगंधरायण ने पद्मावती के पास में किसको रख दिया था? तो वासवदत्ता को रखा था धरोहर के रूप में, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है इंद्र सूक्त के ऋषि कौन हैं? विश्वामित्र हैं, मधुचंदा हैं, ग्रत्समद हैं या वामदेव हैं? तो इंद्र सूक्त के जो हैं वो आपके ग्रत्समद हैं। कौन है? ग्रत्समद। देखिए इंद्र ग्रत्स, ठीक है, ऐसे कुछ ट्रिक्स करके याद कर लीजिए। इंद्र, ठीक है, और इधर ग्रत्स। तो ये सी ऑप्शन इसका राइट है, 61 में का सी, ग्रत्समद। इंद्र का शस्त्र क्या है? वज्र है, चक्र है, गदा है, त्रिशूल है? तो इनका वज्र है, ए ऑप्शन। इंद्र का शत्रु कौन है? बलि, पर्वत, वृत्र, शुक्र। तो ये हैं आपके वृत्र जो हैं ये इंद्र का शत्रु है, सी ऑप्शन आपका राइट है। निम्नलिखित में से कौन ऊषा का विशेषण है? ऊषा का विशेषण कौन है? तो 64 में का है डी। पुराणी भी है, युवती भी है, मघोनी भी है, इनमें से सभी हैं आपकी ऊषा को। देखो ऊषा को पुराणी भी, युवती भी, मघोनी भी कहा जाता है, इसलिए आंसर डी बिल्कुल आपका राइट है। ऋग्वेद का कौन सा सूक्त काव्यात्मकता की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट है? ऋग्वेद का ऊषस है, अग्नि है, सूर्य है, विष्णु है। तो ये है आपका अग्नि जो है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सर्वोत्कृष्ट है, बी अग्नि। संपूर्ण संसार का चक्षु कौन है? पूरे संसार का नेत्र कौन है? ऊषा, सूर्य, विष्णु, इंद्र। तो ये है आपका सूर्य। सूर्य ही है जो संपूर्ण संसार का चक्षु है। खाली जगह आत्मा जगत स्तथुश्च सश्च रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त पद है।
खाली स्थान में क्या आएगा? तो ये आएगा आपका सूर्य। सूर्य आत्मा जगत स्थशोश्च, सूर्य आत्मा जगत स्थोश्च। डी ऑप्शन आपका सही है, 67 में का डी। अगला है आपका 68वां प्रश्न है, मात्रोह किस विभक्ति वचन का रूप है? मात्रोह, तो मात्रोह आपका षष्ठी विभक्ति द्विवचन का रूप है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तत् शब्द पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति का रूप क्या होगा? तो जब तत् की बात आ जाए तो ये आपका होगा शह तौ ते। पुल्लिंग है ना, पुल्लिंग। नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग तो पूछा नहीं है, पुल्लिंग पूछा है, तो पुल्लिंग में यही होगा आपका सह तौ ते शी। इदम का पुल्लिंग क्या होगा? इदम, तो इदम का होगा अयम। क्या होगा? अयम बी। भविष्यति, भविष्यति होता है कि पता नहीं हमारा एग्जाम कैसा होगा, मेरी तैयारी कैसी है पता नहीं, यानी कि जिसमें गागीगे जैसे शब्द प्रयोग किए जाएं वो आपका भविष्यत काल होता है। तो इसमें पूछा है कि भविष्यति किस लकार का रूप है? लट का है, लोट का है, लंग का है, तो लट का है। इसका है आपका लट। लट लकार को भविष्यत काल कहेंगे। लट को वर्तमान, लंग को भूतकाल, लोट को आज्ञावाचक काल। आंसर शी। चत्वारी का प्रयोग किस लिंग में होता है? तो चत्वारी का जो प्रयोग होगा वो होगा आपका नपुंसक लिंग में। 72 का क्या है? शी है। नपुंसक लिंग में चत्वारी का प्रयोग होता है। कक्षायाम खाली जगह बालकः सन्ति। बताओ कक्षायाम खाली जगह में क्या होगा? तो इसमें आएगा कक्षायाः त्रयः। क्या आएगा? त्रयः बालकाः सन्ति। ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है गम धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। लंग लकार होना चाहिए, मध्यम पुरुष होना चाहिए, मध्यम पुरुष का बहुवचन क्या होगा? तो इसका क्या होगा? ये होगा आपका अगच्छत। मध्यम पुरुष बहुवचन का अगच्छत होगा। सी ऑप्शन सही है। आयुर्वेद को किस वेद का नाम, वेद का उपवेद कहा गया है? आयुर्वेद जब आ जाए तो आयुर्वेद को किस वेद का उपवेद माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका ऋग्वेद का। आयुर्वेद वाली बातें जब हो तो 75 में का ए ऑप्शन सही है, ऋग्वेद को माना जाता है। ए ऑप्शन ठीक है। देखिए इसकी उत्तरमाला में ये रहा 75 का ए। ठीक है मित्रों, तो आयुर्वेद किसके नाम से है? ऋग्वेद। ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन है? ऋग्वेद का शतपथ है, गोपथ है, तांडव है या ऐत्रेय है? तो ऋग्वेद जैसे ऋग्वेद, तो ये आपका है ऐत्रेय। ये री आ रही है, ये आपका ए आ रहा है। ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि इसमें जो है आपका ये री दी गई है और ये कहीं ना कहीं इसके अंदर आ गई स्वर के अंदर ए, तो ये हो गया आपके ऐत्रेय। ऋग्वेद का कौन ब्राह्मण है? ऐत्रेय है। डी ऑप्शन 76 का बिल्कुल राइट है। अगला है आपका 77, तवलकार आरण्यक किस वेद से संबंधित है? तवलकार, तो ये जो है आपका तवलकार की बात चल जाए तो सामवेद। तवलकार का प्रयोग कहाँ पर होगा? सामवेद से होगा। ए ऑप्शन भैया सही है। किस उपनिषद में समावर्तन संस्कार के अवसर पर गुरु द्वारा शिष्य को प्रदत्त उपदेशों का विवेचन है? तो उपदेशों का जब विवेचन हो तो ये किस में है? ये आपका तैत्तरीय उपनिषद में है। 78 का शी, तैत्तरीय उपनिषद में इसका वर्णन है। शी ऑप्शन। उपनिषदों का वर्णीय विषय क्या है? उपनिषदों का वर्णीय विषय है ब्रह्मा तत्व। ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करना ही उपनिषदों का वर्णीय विषय है। वेदांग कितने हैं? अब देखिए यहाँ पर जल्दबाजी में 4 मारेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वेद होते हैं 4। यहाँ पूछा है वेदांग, तो वेद जमा अंग, तो वेदों के अंग कितने हैं? तो वेदों के अंग जो हैं वो आपके 6 हैं। कितने हैं? 6 अंग हैं। तो शी ऑप्शन आपका राइट है। ये शिक्षा कल्प ये दिए गए हैं ना, यहाँ पे शिक्षा कल्प
ज्योतिष, ये सब दिए गए हैं। 6 आपके वेदांग हैं, वेदों के अंग हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति जब उसमें पहला पद प्रधान हो तो वो आपका कौन सा होता है? अव्ययभाव समास है। जिस समास में पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता हो, देखिए पूर्व पद आ गया ना, प्रथम पद, तो ये क्या है? अव्ययभाव समास है, सी ऑप्शन। कौन अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है? अधिहरि, उपकृष्णम, प्रतिदिनम, प्राचार्य। तो ये इसमें आपको नहीं पूछा है। अब है कौन कौन से हैं? तो अधिहरि है, ठीक है, और आपका उपकृष्णम है, प्रतिदिनम है, ये सभी आपके अव्ययभाव समास के उदाहरण हैं। लेकिन प्राचार्य जो है ये आपका अव्ययभाव का उदाहरण नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है 84 में, किस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है? जब बात उत्तर पद की आ जाए तो प्रधानता होगी आपकी तत्पुरुष समास की। किसकी? तत्पुरुष समास की होगी। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला है 85 में, राजपुरुष में कौन सा समास है? तो राजपुरुष में आपका 85 में का सही है डी, षष्ठी तत्पुरुष, राजा का पुरुष, षष्ठी। समानाधिकरण तत्पुरुष को क्या कहते हैं? समानाधिकरण, तो ये कर्मधारय कहा जाता है। समानाधिकरण तत्पुरुष को कर्मधारय कहा जाता है। 86 का सी ऑप्शन राइट है। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? नीलोत्पलम, तो ये देखिए इसमें नपुंसक लिंग में जो प्रयोग किया गया है यहाँ पर हलंत है, इसलिए ये कर्मधारय समास है। डी ऑप्शन आपका 87 का बिल्कुल सही है। असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य क्या है? क्या है ये? तो ये है आपका रस, बी। रस के कितने भेद हैं? रस के भेद कितने? 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं। तो ये रस की बात आ जाए तो रस आपके 8 हैं। कितने हैं? 8 रस हैं। डी ऑप्शन राइट है। और ये 90वां प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। क्या है? निर्वेद। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, तो श्रृंगार का है आपका रति। क्या है? श्रृंगार की बात आ जाए तो ये आपका रति है। व्यंग्यार्थ से रहित काव्य को क्या कहते हैं? व्यंग्यार्थ, तो ये कहेंगे चित्र काव्य। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 93वां है, काव्य दीपिका के रचनाकार कौन है? काव्य दीपिका की जब बात आती है तो श्रीकांत चंद्र भट्टाचार्य जी हैं काव्य दीपिका के रचनाकार। 93 का सी ऑप्शन राइट है। उपमान की अपेक्षा उपमेय का आधिक्य वर्णन होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो ये होगा आपका व्यतिरेक, सी ऑप्शन। अगला है, किस अलंकार में कारणों के बिना ही कार्य की उत्पत्ति का वर्णन होता है? तो ये विभावना है। विभावना में मित्रों कारणों के बिना ही कार्य की उत्पत्ति का वर्णन होता है। उपमेय का निषेध करके उपमान की स्थापना किस अलंकार में की जाती है? तो ये की जाती है अपहूर्ति। अपहूर्ति में की जाती है, डी ऑप्शन। मात्राओं की गणना किस छंद में होती है? मात्राओं की गणना, तो मात्राओं की गणना आर्या छंद में होती है, आर्या में, डी ऑप्शन। वृत्त में गणों की संख्या कितनी है? वृत्त में गणों की संख्या कितनी होती है? तो ये होगी आपकी वृत्त में 8 गणों की संख्या होती है, सी। किस गण के तीनों वर्ड गुरु होते हैं? किस गण के तीनों वर्ड गुरु होते हैं? तो 99 का है ए, ये मगध में तीनों वर्ड गुरु होंगे। और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वर्ड लघु है? अनुस्वार युक्त ह्रस्व स्वर, एक मात्रिक वर्ड, विसर्ग युक्त पाद के अंत में आने वाला ह्रस्व वर्ड। तो ये है आपका एक मात्रिक वर्ड जो है वो आपका लघु है, बी ऑप्शन आपका राइट है। तो मित्रों ये आपके 1 से 100 तक के क्वेश्चन थे जो आपकी पिछली परीक्षाओं में आए थे। अब देखिए, जैसे पहले आपने देखा था कि संधि वगैरह बहुत इजी क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब आपके वेद से भी प्रश्न आ रहे हैं, वेदांग से भी आ रहे हैं, उपनिषद से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। जो भी मित्र हमारे 3.0 की तैयारी कर रहे हैं
तो मित्रों आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। अलंकार आपको अच्छे से पढ़ने हैं, वेदांग पढ़ने हैं, वेद पढ़ने हैं, और आपका जो साहित्य है साहित्य को अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप लोग क्वेश्चनों को कर पाएंगे। ठीक है, क्लास आपको कैसी लगी, किस ज़िले से वीडियो को वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग कमेंट में अवश्य लिखें। जितना हो अपने सभी संस्कृत के मित्रों को वीडियो को शेयर करना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और अपना अच्छे से पढ़ाई करना। नमः संस्कृताय, नमः संस्कृताय।